चलिए अब इस सेशन के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे कि अगर मान लो किसी ने पर्सनल लोन लिया और पर्सनल लोन का किसी भी मजबूरी वर्ष अगर बैंक को पैसा नहीं लौटा पा रहा, तो उस केस में जो लोन सेटलमेंट होती है वो बैंक कैसे करता है। ऐसे ही मान लो अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड की एक लाख 2 लाख 50,000 जो भी लिमिट है उसको इस्तेमाल कर लिया। अब मान लीजिए पैसा नहीं है बैंक को लौटाने के लिए, बैंक क्या एक्शन लेगा। ऐसे ही मान लो होम लोन का केस पकड़ लो, कार लोन का केस पकड़ लो, अच्छा आपका गोल्ड लोन का केस पकड़ लो। एक ओडी लिमिट, सीसी लिमिट होती है, एक आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड है। हर एक को एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि होम लोन डिफॉल्ट हुआ तो बैंक क्या एक्शन लेगा, कार लोन डिफॉल्ट किया तो गाड़ी उठा के ले जाएगा तो क्या एक्शन और क्या लीगल कार्रवाई आपके ऊपर होएगी, तो बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन कैसे देता है। मान लीजिए बैंक से हमने लोन लिया, नहीं रीपे कर पाए, अब पैसा है ही नहीं, कुछ भी सेटलमेंट करने का भी पैसा नहीं है मान लीजिए, तो लीगल कार्रवाई बैंक क्या कर सकता है, बैंक के पास क्या क्या अधिकार हैं, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब एक एक करके मैं आपको समझाऊं कि पर्सनल लोन के केस में बैंक क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड के केस में क्या करेगा। उससे पहले मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं अलग वीडियोस में, बट फिर भी दोबारा समझा देता हूं। देखो, दो प्रकार के लोन होते हैं। जैसे मान लो एक तरफ अगर पकड़ के चलो मैं ले लूं होम लोन को, कार लोन को या गोल्ड लोन को, ये सिक्योर्ड लोन्स हैं कि मान लीजिए अगर किसी ने होम लोन की किस्तें नहीं भरी तो बैंक क्या कहेगा, कोई बात नहीं, आपका घर मेरे पास गिरवी है, मैं इस घर का ऑक्शन करूंगा और अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। ऐसे ही कार लोन है। अब कोई कहता है कि कार लोन की किस्त नहीं भर रहा, मान लो ईएमआई नहीं भर रहा, तो बैंक क्या करेगा, गाड़ी को सीज करेगा, ओपन मार्केट में बेचेगा और अपने पैसे को रिकवर कर लेगा। ऐसे ही गोल्ड लोन है। मान लीजिए गोल्ड लोन की कोई किस्तें नहीं भर रहा, तो बैंक क्या करेगा, गोल्ड उसका बैंक के पास गिरवी पड़ा है, गोल्ड को बेचेगा और अपने पैसे को रिकवर कर लेगा। यानी कहने का मतलब है बैंक इन लोन्स को क्या बोलता है, सिक्योर्ड लोन्स बोलता है। कि अगर मान लीजिए कोई मेरे पैसे को नहीं दे रहा, मैं नहीं लौटा रहा, तो मेरे पास कोई ना कोई सिक्योरिटी तो है कस्टमर की, भी मैं इसको बेच दूंगा और अपने पैसे को रिकवर कर लूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए, ये मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जब हमने बिल्कुल पहली वीडियोस की थी ना, कार लोन वाली की थी, तब शायद मैंने आपको ये बताया था। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन। ऐसे ही मान लीजिए पर्सनल लोन है, दूसरी तरफ पर्सनल लोन है, मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है, या फिर मान लो आपके ये हो गए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हो गए, कि जैसे मान लो आपने टीवी लेना है, मोबाइल खरीदना है ना, बजाज कार्ड ले लेते हैं हम, यूज कर लेते हैं। तो मान लो किसी ने पर्सनल लोन लिया, ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया। अब पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जब हम लेते हैं बैंक से, तो हम कोई चीज बैंक के पास गिरवी तो रखते नहीं। बैंक बस मेरा सिबिल स्कोर देखता है, मेरे पैन कार्ड से देखता है कि मेरी पास्ट की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, और उसके बेसिस में मेरे को एक लोन दे देता है। कल को अगर मान लो मैं लोन का डिफॉल्ट कर दूं, तो ठीक है, लीगल कार्रवाई को एक बार साइड में रखो, लेकिन क्या पैसा रिकवर करने के लिए बैंक के पास मेरी कोई चीज गिरवी पड़ी है, कोई चीज गिरवी नहीं पड़ी। इसीलिए बैंक इस प्रकार के लोन्स को बोलता है जी अनसिक्योर्ड लोन्स। अब ये मैंने क्यों बताया कि अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन के बीच में फर्क, क्योंकि डिपेंड करता है कि लोन का टाइप क्या है, उस हिसाब से ही बैंक ये तय करता है कि उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। अब एक एक करके मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल लोन की रिकवरी कैसे होती है। अब पर्सनल लोन, मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए का बैंक ने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब वो पर्सनल लोन का पैसा बैंक का नहीं दे रहा। अब पहली चीज तो ये आती है कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है। भी बैंक ठीक है कानूनी कार्रवाई करेगा, कोर्ट से नोटिस भिजवाएगा, बताऊंगा कौन कौन से भेजेगा, लेकिन क्या बैंक के पास कोई चीज गिरवी, भाई ठीक है, मैं कहता हूं हद से हद बैंक वाला बैंक उसको जेल में डलवा देगा, मान लो। वैसे तो हटाओ, ये बात नहीं होती है, ऐसी होता ही नहीं है, लेकिन मान लो हद से हद, एक एग्जांपल ले लो कि जेल में चला जाएगा, लेकिन क्या बैंक का पैसा रिकवर हो गया इससे? बैंक का पैसा तो नहीं रिकवर हुआ ना भाई। लीगल कार्रवाई आप जितनी भी कर लो, लेकिन अगर कस्टमर डीठ है, कह रहा है मैं नहीं भरता पैसा, तो बैंक का पैसा रिकवर होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला जाता है बैंक के द्वारा, जिसे सेटलमेंट बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं एक एक करके, आपको भी बहुत मजा आएगा इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर, बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पूरा निचोड़ मैं आपको दे दूंगा इसके ऊपर। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मान लो किसी की 1 तारीख को किस्त कटनी होती है, मान लो किसी की 1 जनवरी को किस्त कटती है, 1 जनवरी को मान लो 5,000 रुपये की किस्त कटती है, अकाउंट में पैसे नहीं थे, पहली किस्त हो गई डिफॉल्ट। अब या तो हो सकता है कि आपने चेक दिया हो, या फिर हो सकता है कि ऑटो डेबिट लगाओ अकाउंट से, जो भी लगाओ, बट पहली किस्त हमारी बाउंस हो गई। चलो ठीक है जी, 5,000 रुपये किस्त थी, बाउंस हो गई। तो पहले केस 0 to 30 DPD बोलते हैं हम इसको, ठीक है, बैंक में हम इसको ऐसे बोलते हैं, 0 to 30 DPD में चला गया। DPD का मतलब है डे पर ड्यू, यानी कहने का मतलब है 0 से 30 दिन का डिफॉल्ट है इसका। मतलब अब कायदे से तो एक ही दिन का डिफॉल्ट हुआ ना कि पहली किस्ती बाउंस हुई, लेकिन हम इसे 0 to 30 ब्रैकेट भी बोल देते हैं, या 0 to 30 DPD भी बोल देते हैं। भाई कहने का मतलब 0 से 30 दिन पुराना केस है, 0 से 30 दिन पुराना डिफॉल्ट है। कोई बात नहीं, ये बड़ा ताज़ा डिफॉल्ट हुआ है, कोई बात नहीं। सबसे पहले बैंक इसको अपनी कॉल सेंटर की टीम को भेज देता है, हेलो सर
SBI से बोल रही हूँ, हेलो सर ICICI से बोल रही हूँ, आपकी किस्त नहीं आई सर, वहाँ पे चला जाता है केस, ठीक है जी। तो वो रिजोल्व कर देते हैं, मतलब 90% केस 0 to 30 DPD वाले रिजोल्व हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि अधिकतर जो केस होते हैं वो गलती से ही, मतलब इंटेंशन होती है भरने की, पता नहीं लगा, डेट याद नहीं थी, पैसा रखना भूल गए, ऐसे केस होते हैं। तो 90% केस रिजोल्व हो जाते हैं। 10% जो केस होते हैं वो अगली DPD में चले जाते हैं। अगली DPD होती है 30 to 90 DPD, जिसे हम 30 to 90 DPD भी बोल देते हैं या 30 to 90 ब्रैकेट भी बोल देते हैं, ठीक है जी। इस केस में क्या होता है कि फिर बैंक की जो ब्रांच होती है, जिस ब्रांच में आपका केस चल रहा है, वो उस कलेक्शन टीम के पास आ जाता है। वो कलेक्शन टीम फिर आपको घर पे भी विजिट कर सकते हैं, नॉर्मली फ़ोन भी कर सकते हैं। भाई इसके अंदर भी काफ़ी केस रिजोल्व हो ही जाते हैं। इसमें होगा क्या कि हाँ जी सर क्यों नहीं भर रहे, बस ये वार्तालाप चलता रहेगा कि सर भरो वैसा वैसा वैसा, अभी कोई सेटलमेंट की बात नहीं आएगी। जैसे ही 90 दिन हो गए, अभी मतलब 90 डेज हो गए, 3 महीने हो गए, बैंक इस केस को डिक्लेयर कर देगा NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये केस NPA हो गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगले 3 महीने और बात चलती रहेगी। जब केस 180 डेज पुराना हो जाएगा ना, अच्छा 90 दिन जैसे हो गए ना, तो 3 नोटिस आ जाएंगे कोर्ट से। पहला आपके पास आएगा सेक्शन 138, यानी जो ऑटो डेबिट बार बार लगा हुआ है, अकाउंट से पैसे काटना चाह रहा है बैंक लेकिन अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो ऑटो डेबिट बाउंस हो गया, इसे हम चेक बाउंस बोलते हैं। सेक्शन 138 मतलब चेक बाउंस हो गया, लीगल कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरा होता है आपका LRN यानी लोन रिकॉल नोटिस, और तीसरा होता है DLN यानी डिमांड लीगल नोटिस। ये 3 नोटिस जो भी आगे, होम लोन, कार लोन, फलाना लोन, जो भी लोन, हर एक में ये 3 नोटिस आपको बैंक कोर्ट से भिजवाएगा ही भिजवाएगा, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, ये नोटिस आगे घर पे संभाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। फिर उसके बाद अभी आप फिर नहीं मान रहे, नहीं भर रहे, बैंक वाला कह रहा है भर दो भर दो भर दो। रोज बैंक के बंदे आपके घर पे आते हैं, अड़ोस पड़ोस में थोड़ी सी बेइज्जती होती है कि हाँ जी यार देखो यार क्या कैसे बंदे हैं यार, बैंक वाले रोज आ रहे हैं, है ना, पैसा नहीं भर रहे, बैंक का पैसा ले लिया, जब पैसा नहीं है भरने के लिए तो क्यों लेते हो। ये डिफेम तो चलता रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर तो ये आएगा ही, और बैंक वालों को पता है यही तरीका पैसा रिकवर करने का। कोई चीज़ गिरवी तो है नहीं, रोज घर जाके बैठ जाओ और अड़ोस पड़ोस में बेइज्जती करो, यही तरीका है पैसा रिकवर करने का। और उसके पास भी कोई चारा नहीं है, उसको पता है कानून व्यवस्था इस देश की कैसी है, वहाँ से कुछ होना नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो क्या बोलूँ मैं, मुंह से होता है भाई, मेरी तरफ से तो होता है, चलो क्यों ही बोलूँ मैं, लेकिन आपको भी पता है कि क्या है, उसको पता है कि वहाँ से कुछ होना नहीं। दूसरी बात, तरीका यही है कि घर जाओ, बैठ जाओ, रोज रोज कहो कि हाँ जी चलो ठीक है जी, बनाओ चाय, बनानी पड़ेगी भाई, पिलाओ, ठीक है सर दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, यही चीज़ है। वो रोज आके बैठ जाएगा कि दो दो दो, ठीक है, और यही एक प्रेशर क्रिएट करता है बैंक, और कुछ करता नहीं है। अच्छा फिर भी आप नहीं भर रहे, आप भी महान, मतलब कि नहीं देते भाई, क्या कर लोगे, 180 दिन हो गए, अब कोई बात नहीं, फिर बैंक कहेगा यार ये तो डीट है, सेटलमेंट का ऑप्शन डालो इसके आगे। सेटलमेंट का मतलब ये है कि मान के चलो अब किसी का 2 लाख रुपए का लोन था, ठीक है, 2 लाख का लोन था, ये मूलधन था, प्रिंसिपल था, इसके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लग गई, ये मान लो ब्याज लग गया, पेनल्टी लगा करके टोटल 3 लाख का केस हो गया। जैसे ही सेटलमेंट का द्वार खुला, सेटलमेंट के लिए बैंक ने बोला, सेटलमेंट में सीधा ये होता है कि इंटरेस्ट को तो गोली मारो, अब इंटरेस्ट को तो हटाओ। खैर बैंक ये नहीं कहेगा, बैंक तो ये कहेगा पूरा 3 लाख ही दो, लेकिन भाई जिसको बोलते हैं ना सब्जी मंडी है भाई, जितना आप कहोगे कम से कम दूंगा, बैंक कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा दो। आपको नेगोशिएट करना है, मोटी बात ये है, ठीक है जी। अब आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जिसको बोलते हैं ना कि बैंक के इस साइड बैठ के काम कर चुका हूँ, ठीक है जी, अपने पूरा का पूरा करियर इसमें दिया है, तो मैं तो इधर बैठ करके जो बात होती है वो आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, आपको उधर बैठ करके बीइंग अ कस्टमर पता है कि क्या चलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट तो सीधा बोल दो कि भूल जाओ, अभी मूलधन पे बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। बैंक कहेगा कि चलो ठीक है, इतना आपको पता है कि इंटरेस्ट नहीं लेते हम, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो चलो 2 लाख दे दो, लेकिन आप कहोगे कि नहीं भाई मैं तो इसको 50,000 रुपये दे के ही क्लोज करूंगा। अब वही चीज़ है, अब आपके ऊपर है, चाहे इसको 40,000 रुपये दे के सेटलमेंट कर लो, चाहे 1,90,000 रुपये दे के सेटलमेंट कर लो। एक चीज़ आपको बता दूं भाई, आप कोशिश कर रहे हो कम से कम लोन पैसा दे करके सेटलमेंट करूं, बैंक चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करूं, लेकिन एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूं, मान लो 2 लाख रुपये मूलधन देना था ना, 1 लाख रुपये ब्याज था, सबको छोड़ो, अब सेटलमेंट करने का मन बना ही लिया तो खुल के सुन लो, चाहे तो इस केस को 10,000 रुपये दे के रिजोल्व करवा लो, रिजोल्व मतलब सेटलमेंट करवा लो, चाहे 1,90,000 रुपये दे करके जो है क्या बोलते हैं इस केस की सेटलमेंट कर लो। सिविल स्कोर का तो बराबर दोनों ही केस में सत्यानाश होएगा। बैंक वाले ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर करने के लिए क्या बोलेंगे, भाई 1,90,000 दोगे तो सिविल बच जाएगा, दोबारा लोन मिल जाएगा, जिंदगी में नहीं मिलने वाला, 1 रुपये का भी नहीं मिलने वाला। चाहे 10,000 रुपये दे के सेटलमेंट करो, चाहे मतलब जिसको मैं बोलूँगा कि 3 लाख रुपये देने थे ना, चाहे 2,99,000 रुपये दे दो,
तब भी सेटलमेंट कर लो। अगर 1 रुपया भी कम दे दिया और शब्द जुड़ गया, सेटलमेंट हुई है इस केस की, सिविल स्कोर का सत्यानाश है, तो फिर मैं क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दूं, मैं तो कम से कम ही दूंगा ना। मोटी बात यह है भी, सेटलमेंट हो रही है तो कम से कम दे करके इस केस को क्लोज करो। हाँ, सिविल स्कोर बचाना है तो बैंक में जाओ, बोलो मेरी लोन अकाउंट की स्टेटमेंट दो, चेक करो कितना मूलधन है, कितना ब्याज लगा है, कितनी पेनल्टी लगी है, ये सारे के सारे को कैलकुलेट, वो आ जाएगा ना नीचे लिखा हुआ टोटल कि इतना लोन अमाउंट टिल डेट पेंडिंग है, ये सारा चुकाओ, ब्रांच में जाकर के सारा चुकाओ, तब जाके सिविल स्कोर बचेगा। अदरवाइज अगर आप कह रहे हो सेटलमेंट कर लूँ और उसमें 10,000 रुपये का कंसेशन ले लूँ, चाहे 1 रुपये का कंसेशन लो, चाहे 1 लाख का लो, चाहे 1.5 लाख का लो, चाहे 1 रुपया दे करके सेटलमेंट कर लो, सब में बराबर ही लेवल का सिविल स्कोर खराब होएगा। ये किसी भी लोन को पकड़ लो, सेटलमेंट हो गई तो सिविल स्कोर खराब हो गया। सेटलमेंट का फायदा क्या है? सेटलमेंट का सिर्फ इतना सा फायदा है कि जी जो बैंक वाले रोज मेरे घर पे आकर के रोज चाय मांग रहे थे, रोज अड़ोस पड़ोस में मेरी बेइज्जती कर रहे थे, बस उससे मैं बच जाऊंगा। मेरा जो लोन अकाउंट है वो बैंक में क्लोज हो जाएगा और बैंक और मेरा रिलेशन आज से खत्म। बस ये सेटलमेंट करने का फायदा है, इसके अलावा सेटलमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। सोचो कि सिविल स्कोर बच जाएगा, नहीं बचेगा। हाँ, सेटलमेंट का फायदा यूं है कि मान लो अब किसी की सच में मजबूरी हो गई, भगवान ना करे किसी के पास पहले पैसे थे लोन लेते वक्त कि मैं उतार दूंगा, लेकिन बीच में मजबूरी आ गई, किसी की नौकरी चली गई या कुछ भी मान लो, अब वो भरना चाहता है, अंदर से वो कह रहा है कि मेरे कर्म खराब हो रहे हैं, किसी का पैसा लिया है मेरे को देना है, अंदर से वो चाहता है कि मैं भरना चाहता हूं लेकिन भर नहीं पा रहा। तो ऐसे लोगों के लिए फिर सेटलमेंट बनाई गई है कि सेटलमेंट हमारे काम में आती है। ठीक है जी, चलो ये पर्सनल लोन का केस हो गया। दूसरा केस आता है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड भी वही सेम चीज़ है, अनसिक्योर्ड लोन है। शुरू में 90 दिन तक वही फोन पे बात चलती रहेगी, क्यों नहीं भर रहे। 90 दिनों के बाद एनपीए हो जाएगा केस आपका, वही 3 नोटिस, सेक्शन 138, ठीक है जी, एलआरएन और आपका डीएलएन, ये 3 नोटिस आ जाएंगे। आप फिर नहीं भर रहे, 180 दिनों के बाद फिर बैंक कहेगा कि चलो जी सेटलमेंट कर लो। अब वही चीज़ है कि 5 लाख की लिमिट यूज़ कर ली, 180 दिन तक घुमा लिया तो पेनल्टी लगा दी 1 लाख रुपए की, मान के चलो। अब सेटलमेंट करनी है, अब पेनल्टी को तो भूल जाओ, ब्याज को तो भूल जाओ, 5 लाख है, 5 लाख को चाहे 50,000 में तो नहीं टूटेगा क्योंकि 180 दिन का बहुत ताज़ा केस है, तो अगर 3-4 साल पुराना केस हो तब टूट जाएगा 5 लाख का 50,000 रुपये में। लेकिन मान लो 180 दिन बाद ही सेटलमेंट करनी है तो मान लो 2 लाख या 2.5 लाख में टूट जाएगा। ठीक है जी, तो वही चीज़ है, मंडी है, जितना कम से कम करवा लो उतना है, सेटलमेंट ही हो रही है। तो मोटी बात यह है कि जितना कम से कम करवा लो वो कस्टमर के फेवर में है, बैंक कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा दो, बस सीधी सी बात है। अच्छा, तीसरा आता है होम लोन। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब होम लोन के अंदर क्या है कि आपका घर है गिरवी। अभी तक क्या था, पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड में ये अनसिक्योर्ड थे कि बैंक के पास कोई सिक्योरिटी तो थी नहीं रिकवर करने के लिए। लेकिन होम लोन में अगर आप कहते हो कि मैं तो नहीं भरता पैसे, कहेगा ना भर, मैं घर भेज दूंगा, बैंक कहेगा, और पैसा रिकवर कर लूंगा। इसके अंदर एक एक्ट है SARFAESI, सरफेसाई एक्ट 2002। 2002 से पहले कोई सिक्योर्ड एसेट भी होता था ना, होम लोन, कार लोन, उसमें भी बैंक कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन 2002 में सरफेसाई एक्ट लाया गया, ये बैंकों को पावर देता है कि अगर कोई सिक्योर्ड एसेट है, कोई होम लोन है, कार लोन है, गोल्ड लोन है, इस केस में बैंकों को पावर दी जाती है इस एक्ट के द्वारा कि आप जो है अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि मान लो किसी का ये होम लोन है, अब मान लो इसने डिफॉल्ट कर दिया, ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में बैंक ने केस लगाया और कोर्ट हर केस के पीछे अप्रूवल दे देगा कि ठीक है जी नीलामी कर दो। 100 में से 5 ही केस पे कोर्ट से अप्रूवल आता है कि ठीक है इस घर की नीलामी कर लो। ठीक है जी, कस्टमर भी बहुत चालाक होते हैं। मान लो किसी की 50,000 रुपये की किस्त है, ठीक है, कस्टमर 50,000 तो दे नहीं रहा, हर महीने 500 रुपये डाल देगा, कभी 1,000 डाल देगा। कोर्ट में केस लगा है, कोर्ट बैंक कह रहा है कि अप्रूवल दो, इसका ऑक्शन करना है। कोर्ट कहेगा यार डाल तो रहा है कस्टमर पैसे, बैंक कहेगा यार 50,000 रुपये किस्त के बदले कभी 500 डाल देता है, कभी 1,000 डाल देता है, ये कोई तरीका थोड़ी है। कोर्ट ने यही कहना है कि कोई बात नहीं, प्रयास तो कर रहा है। अब ये सारी बातें मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ, ये कोई आपको बताने नहीं वाला, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कैसे चलती हैं चीज़ें। जो बहुत चालाक कस्टमर होते हैं ऐसे ही करते हैं, कभी 500 रुपये डाल देंगे, 1,000 डाल देंगे। कोर्ट ने यही कहना है कि प्रयास तो कर रहा है ना कस्टमर, कोई बात नहीं, ऑक्शन की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मान के चलो वही चीज़ है कि किसी का 30 ईयर्स का लोन है, 30 साल तक वो बैंक को घुमा सकता है, कभी 500 डाल देगा, कभी 1,000 डाल देगा। कभी तो 30 साल भी खत्म होंगे, कभी तो बकरे की, वही बात है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो कभी तो 30 साल भी खत्म होंगे। जब लोन का टेन्योर ही खत्म हो गया, 30 साल खत्म हो गए, अब बैंक कहेगा ना कि लिया भाई सारा का सारा जितना मूलधन पेंडिंग है प्लस दबा के जो ब्याज लगाया तेरे ऊपर, पेनल्टी लगाई है, लिया ये सारा पैसा। अब नहीं है तब थोड़ी ना काम आएंगे कि 500 रुपये डाल दिए 1,000, तब तो बैंक कहेगा कि अब लोन भी खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया भैया, अब सारे पैसे दो, नहीं है तो अब ऑक्शन होएगा। तो वही चीज़ है। लेकिन बैंक फिर इतने झिकझिक में नहीं पड़ता कि 30 साल कौन रुकेगा, बीच में ही बैंक सेटलमेंट की ऑप्शन दे देता है। लेकिन इस केस में मान लो
किसी का 50 लाख रुपया मूलधन था, ठीक है, और उसके ऊपर पेनल्टी 2 लाख की लगी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कहेगा भाई ये ब्याज माफ़ कर दूंगा लेकिन मूलधन तो पूरा का पूरा ही लूँगा। तो होम लोन के केस में ये चलता है कि मूलधन पे कोई कंसेशन नहीं मिलता आपको। समझ गए आप बात को, कि सेटलमेंट हो रही है तो मूलधन पे कंसेशन दे दूंगा, नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड एसेट है, नहीं देगा बैंक आपको, इसमें कंसेशन नहीं देगा। ठीक है जी। ऐसे ही व्हीकल लोन है, अब गाड़ी आप चला रहे हो, ठीक है जी, और वही चीज़ है, 90 दिन तक तो फॉलोअप चलता रहेगा। 180 दिन 90 दिन के बाद 3 नोटिस आ जाएंगे, LRN, DLN और सेक्शन 138, और उसके बाद NPA हो गया है आपका, तो वही चीज़ है, 180 दिन के बाद सेटलमेंट की ऑप्शन दे देता है। अब इसमें भी यही होता है, ऐसा नहीं कि बैंक है, बैंक कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से परमिशन लाएगा, हाँ जी गाड़ी को सीज़ करना है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट हर किसी को ही दे देगा कि ठीक है गाड़ी को सीज़ कर लो, अच्छा इसने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया इसकी भी गाड़ी उठा लो, नहीं। इसमें भी वही चीज़ होती है कि 100 में से 5 ही केस के ऊपर परमिशन मिलती है, बाकियों पे तो बैंक वही करता रहता है कि दे दो भाई साहब पैसा, दे दो भाई साहब पैसा, दे दो भाई साहब, जो है वो अपना गाड़ी चला रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, अच्छा कई बार क्या होता है कि ठीक है ये कार है हमारी पास, गाड़ी इसको सीज़ कर दी, मान लो 10 लाख का लोन था, गाड़ी कोर्ट से परमिशन आ गया, बैंक उठा करके ले गया, अपने यार्ड में खड़ी कर दी, ओपन मार्केट में बेच दी, और मान लो बेचने के बाद 5 ही लाख रिकवर हुआ, फिर बैंक फिर कहेगा कि 10 लाख का लोन था, 5 रिकवर हो गया, 5 और दो, लेकिन इस 5 का कोई मतलब बनता नहीं। आप बोलो भाई साहब हो गया, ठीक है, गाड़ी एक बार बैंक उठा के ले गया ना तो सेटलमेंट हो गई, इसी को ही सेटलमेंट बोलते हैं। बोलो भाई सेटलमेंट हो गई है, अब इसके बाद मैं कुछ पैसा देने वाला नहीं हूँ, ठीक है जी, तो इसी को ही सेटलमेंट बोलते हैं। अब चाहे आपकी 5 रुपये की बिके, चाहे 5,000 की बिके, चाहे गाड़ी के चारों टायर निकाल के गाड़ी सीज़ करवा लो, चाहे गाड़ी का स्टीयरिंग निकाल के सीज़ करवा लो, एक बार गाड़ी का डब्बा दे दिया ना उठा करके, बिना इंजन की भी दे दी ना, तो गाड़ी गई भाई, गाड़ी गई, मतलब सेटलमेंट हो गई। सिंपल सी बात ये है कार लोन के केस के अंदर, ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई। गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जिसके अंदर सेटलमेंट होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो गोल्ड लोन आप लेने जाओगे, मान लो 1 लाख रुपए का सोना आपने गिरवी रखा, आज इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है, आज ओपन मार्केट में बेचोगे तो 1 लाख का बिक जाएगा। आपने ये बैंक के पास गिरवी रखा, बैंक इसका 75% ही लोन देगा, यानी 75,000 का ही लोन देगा, ठीक बात है। अब मान लो वही बात होगी, 90 दिन हो गए, NPA हो गया केस, ठीक है, नोटिस भेज देगा तीनों। अब उसके बाद आप बोलते हो कि ठीक है भाई, मतलब बैंक क्या कहेगा कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो वरना इसको बेच दूंगा। RBI बोलता है कि 90 दिन पुराना हो गया केस, मेरी तरफ से कभी भी गोल्ड को बेच दो और पैसा रिकवर कर लो। लेकिन ये चीज़ है कि सेटलमेंट का इसमें ऑप्शन नहीं देगा बैंक, आपको रुका रहेगा, बैंक कहेगा 180 दिन हो गए कोई बात नहीं, दे देगा। 1 साल तक भी रुका रहता है बैंक को पता है यार कभी मर्जी इसको बेच दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो बैंक रुका रहता है कि कोई नहीं आज नहीं कल दे देगा पैसा, कोई बात नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि मान के चलो अब 1 साल हो गया कोई नहीं दे रहा, अब ऊपर से प्रेशर आया कि यार डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसको क्लियर करो, तो वही चीज़ है कि फिर बैंक क्या करेगा, इस डिफॉल्ट को क्लियर करने की कोशिश करेगा और इसको ओपन मार्केट में बेचेगा। अब मान लो 75,000 रुपये का लोन था और 5-7 हज़ार रुपये की पेनल्टी लगा दी इंटरेस्ट की, टोटल मान लो 82,000 रुपये देने हैं, ठीक है जी। और इस केस में सोना कितने का पड़ा अपने पास, 1 लाख का, मान लो बैंक ने बेचा 1 लाख का सोना बिक गया, अब लेने तो लेने 82,000 है, कोई बात नहीं, 82,000 अपने पास ले लेगा, 18,000 रुपये का एक DD बनाएगा, ठीक है जी, और ये कस्टमर को दे देगा कि ठीक है भाई ये 18,000 रुपये, ये 82,000 रुपये मैंने ले लिए, गोल्ड आपका बिक गया, ठीक है। गोल्ड बेचने से पहले आपको प्रॉपर घर पे एक नोटिस भी आएगा कि फलानी तारीख को बैंक जो है ऑक्शन करने वाला है, ठीक है जी। ऐसे अगला केस आता है किसान क्रेडिट कार्ड। अब KCC के अंदर क्या है कायदे से कि एक फार्मर है, फार्मर की ज़मीन है, फार्मर ने ज़मीन बैंक के पास गिरवी रखी और इसके अगेंस्ट बैंक ने फार्मर को लोन दे दिया। अब फार्मर हमारे देश में इतना सेंसिटिव इशू है, मान लो किसी ने 5 लाख रुपए का KCC लोन ले लिया, अब ये डिफॉल्ट कर गया, अब बैंक क्या लगता है आपको, फार्मर को जाके ये कहेगा कि मैं तेरी ज़मीन बेच दूंगा और नहीं तो मेरा पैसा दे, बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन हमारे देश में माँ के बराबर है, आप नहीं कह सकते उसको कि ज़मीन बेच दूंगा, सिंपल सी बात है। कोई भी फार्मर पीट के पूरा गाँव पीट देगा, इसीलिए बैंक को ही पता है कि फार्मर बहुत सेंसिटिव इशू है, कुछ भी मुद्दा हुआ तो चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, फार्मर का ही पक्ष लेगी, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अब कहने को ये एक सिक्योर्ड लोन है कि फार्मर की जमीन बैंक के पास गिरवी है, लेकिन रिकवरी करने का तरीका बैंक इसको अनसिक्योर्ड लोन की तरह ही लेके चलता है कि कहने को जमीन गिरवी है बट पकड़ के चलो कि कुछ नहीं है मेरे पास, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ है कि 5 लाख का डिफॉल्ट हुआ है, मान लो इस पर जो भी पेनल्टी लगाई उसको तो गोली मारो ब्याज को, अब 5 लाख का डिफॉल्ट है तो इसके पीछे अब वही चीज़ है, कम से कम जैसे पर्सनल लोन में बताया था ना मैंने आपको, वही चीज़ है, करने को 2 लाख में सेटल हो जाएगा, 1.5 लाख में भी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर ढीला है तो उसको 4 लाख भी बैंक कह देगा कि दे, तभी केस सेटलमेंट होएगी। तो वही चीज़ है कि जितना कम से कम नेगोशिएट करने के ऊपर सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है जी। और बाकी एक लास्ट आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जैसे मान लो किसी ने टीवी ले लिया, फ़ोन ले लिया, अब मान लो डिफ़ॉल्ट कर दिया,
तो ऐसा थोड़ी है कि अब बैंक आएगा टीवी उठा के ले जाएगा या फ़ोन ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। मान लो किसी ने 50,000 का टीवी लिया, लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो अब इसकी रिकवरी जो होगी ना वो एज अ पर्सनल लोन माना जाएगा इसको, कि पर्सनल लोन हो गया भाई, दे दे यार 20,000 दे दे, क्लोज कर दे यार, 15,000 दे के क्लोज कर दे यार। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सामान नहीं उठा के ले जाता। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के अंदर सामान कभी रिकवर नहीं करता बैंक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कार लोन में कार उठा ली, इसमें सामान नहीं उठाएगा, लेकिन बस इस लोन को फिर एज अ पर्सनल लोन ट्रीट करेगा और उसकी रिकवरी पर्सनल लोन की तरह करेगा, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा एक सेशन था कि अगर मान लीजिए किसी ने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो उस केस में फिर बैंक कैसे सेटलमेंट्स करता है या कैसे उसको रिकवर करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा।